उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में हमारे बीच मौजूद है हमारी मेहमान डॉक्टर पायल शर्मा कामत। डॉक्टर पायल शर्मा कामत, आपका इस हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप एक ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि आज का समय जो है बहुत ही कह लीजिए मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों पे ये चाहे प्रेशर हो, चाहे किसी न किसी कारणवश लोग बड़ा ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उनका। तो मैं चाहूंगा दो शब्द हमारे दर्शकों को एक इंट्रोडक्शन आप का टेक्निकली आप किस चीज के डॉक्टर हैं वो मैं चाहूंगा। मैं डॉक्टर पायल शर्मा कामत एक साइकाट्रिस्ट हूँ जिसे मनोचिकित्सक कहते हैं। मेरा क्लिनिक है जो कि आस्क यू टू केयर माइंड क्लिनिक बोरीवली में स्थित है। हम यहाँ पे इस सेंटर में ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी मतलब अडल्ट साइकाट्री से रिलेटेड पेशेंट्स की काउंसलिंग या ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में चाइल्ड साइकाट्री के पेशेंट्स जैसे जिनको एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में नशा मुक्ति के लिए भी काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई क्लाइंट्स को सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, उस चीज़ की हम लोग हेल्प करते हैं। मतलब ये कहा जाए कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें हर चीज़ को आपने कवर किया है अपने काउंसलिंग के तरीके से, अपने चिकित्सा की तरफ। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूँ कि मनोवैज्ञानिक जो एक वर्ड है, एक सब्जेक्ट है, वो बड़ा ही अहम होता है। और आज के समय में जो यंग जनरेशन है वो चाहे वो किसी भी एज के हो, तो उनका एक जो मेंटल फ्रेम है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही कह लीजिए शॉर्ट टेम्पर्ड कह लीजिए, चाहे क्षणिक कह लीजिए। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखने को मिल रहा है। हम आगे बढ़ने से के साथ साथ मैम एक अहम क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूंगा कि ये 6 से 7 महीना लगभग कोरोना का अभी हुआ, और इस कोरोना में हमने टीवी के माध्यम से भी हमारे दर्शकों ने देखा बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे डेथ हुए, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। तो आप इस चीज को कैसे मानते हैं कि मतलब ये जो एक घर में बंद रहना प्लस कोरोना का जो एक सर्टेन रिजल्ट नहीं है कि कोरोना किस चीज से हुआ और इसका इलाज नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है जो जिनका मानसिक स्थिति संतुलन बिगड़ गया और सुसाइड कमिट की, तो ये वजह क्या है? ये मैं चाहूंगा कि दर्शकों से बताइए कि इस कंडीशन में लोग क्यों ऐसा करने पे मजबूर हो रहे हैं। देखिए, जो आज की स्थिति है स्पेशली विद कोरोना वायरस जो है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, मतलब बहुत सारा नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हुआ है। ये कोरोना वायरस अगर देखा जाए तो एक तरह का बीमारी है, जैसे 1000 तरह की और बीमारी हम सबके बीच है। बस ये है कि आज हम सब ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जान लिया है, इंफॉर्मेशन लिया है, ज़्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन लिया है, और डर एक प्रकार का हमारे मन में बैठ गया। जिस तरह से बाकी सारी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वैसे ही इस वायरल इन्फेक्शन के भी बहुत इफेक्टिव इलाज नहीं है। पर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस जो है 70-80% वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स हैं, पर वो सुनने में ज़्यादातर आता नहीं है और वो मन को भय नहीं करता है। जो आदमी और ह्यूमन का नेचर है, जो हम इनहेरेंट मतलब जो हमारे दिमाग में बायोलॉजिकली आया है, वो थोड़ा नेगेटिव बायस रहता है। मतलब हम हर चीज़ में जाने अनजाने में नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हम अगर खबर पढ़ेंगे भी तो ज़्यादा ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो ज़्यादा भयभीत हो, जो हमको वायलेंस वाली, ज़्यादातर जैसे ज़्यादा सीवियर केसेस के बारे में या डेथ के बारे में, तो हम ज़्यादातर नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो कोरोना वायरस का दिमाग में एक वर्ड भी आया तो नेगेटिव विचार हमारे मन में पैदा होते हैं। तो एक ये है कि जो इन्वायरमेंट चारों तरफ बन गया है। दूसरा,
जो अनसर्टेनिटी, मतलब आगे फ्यूचर के बारे में हमें क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है, जो कि आज तक इंसान की जिंदगी में नहीं हुआ। ह्यूमंस ने आज तक ये, मतलब मनुष्य ये सोचता है कि हमें फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए और एटलीस्ट थोड़ा अंदाज होना चाहिए, जो कि आज के समय में नहीं हो पा रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी एक इंसान के बस में या उनकी क्षमता के बियॉन्ड एक प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा है हम रिजल्ट्स बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट डिसीजन। तो आदमी धीरे धीरे बहुत ही चंचल और बहुत ही हाइपर एक्टिव, मतलब थोड़ा रेस्टलेस होते जा रहा है। जैसा कि इन्वायरमेंट है, जैसा कि कंपटीशन है, वो एक तरह का हमारे में ये पर्सनालिटी ट्रेट को बहुत ज्यादा फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक की इन्वायरमेंट चाहता है, कंपटीशन चाहता है कि आदमी और काम जल्दी काम करे, तेज काम करे, जल्दी रिजल्ट पैदा करे। तो उसके चलते हमारे जो नेचर में परमानेंट चेंजेस आते जा रहे हैं, वो सब उस सब की वजह से, एक तो बीमारी ऐसी, दूसरा हमारा व्यक्तित्व दिन पे दिन बदलते जा रहा है, जिसके कारण हमको ऐसा है कि अगर ये जल्दी लॉकडाउन बंद नहीं हुआ या जल्दी ट्रीटमेंट नहीं आया तो हम घबरा जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीजों के चलते हमारे मानसिक स्थिति पे, संतुलन पे इसका असर पड़ रहा है। मैम एक चीज थोड़ा सा मैं कहता कि सपोज कोरोना अभी नहीं आया था, ठीक है, उस समय उस पीरियड पे हम चलते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी कोरोना आया, कोरोना के कारण लोग की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है और वो सर्टेनिटी की तरफ ज्यादा ध्यान कीजिए, क्या होगा इसके बाद उसकी जानकारी। लेकिन अगर जब हम उस काल में चलते हैं तो आज का जो जनरेशन है, चाहे वो यंग जनरेशन कह लीजिए, चाहे वो जनरेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैच्योर लोग हैं वो भी कमिट सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन पहले जो हम थोड़ा एंशिएंट में जाते हैं तो उस समय ये कैसे जिस तरीके से नहीं था, तो ये इन्वायरमेंट का असर है या फैमिली का जो है वो होता है इसमें क्या, कि अगर हम जिसके साथ रहते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है कि ये जो इन्वायरमेंट है उसका असर ज्यादा होता है कि हम सोचते कि नहीं हमें नहीं। देखिए, सुसाइड या कोई भी मानसिक रोग या कोई भी बीमारी एक कारण से नहीं पैदा होती। इंसान का पर्सनालिटी शायद कभी कभी जीन्स के थ्रू या बायोलॉजिकल चेंजेस में, केमिकल चेंजेस जो ब्रेन में होता है उसके कारण एक तरह का थोड़ा सेंसिटिव पर्सनालिटी या ऐसा पर्सनालिटी जो स्ट्रेस के दौरान में या ऐसी कोई हादसा अपनी जिंदगी में होने में ज्यादा इंक्लाइंड हो जाए ऐसे गंभीर स्टेप्स लेने के लिए। तो पहला ये कि हमारा पर्सनालिटी भी ऐसा थोड़ा सेंसिटिव या वनरेबल हो सकता है टुवर्ड्स सुसाइड। सेकेंड इज आपका चाइल्डहुड से लेके अभी तक का हिस्ट्री कैसा है। ये है कि पेरेंट्स का, फैमिली का, कल्चर का, हर चीज का हर कोई ये चाहता है कि फैमिली मेंबर्स सेफ रहे, साउंड रहे, लेकिन हर किसी का नेचर अलग होता है। तो वो जो एक इंटरेक्शन है पेरेंट्स का बच्चों के साथ या बच्चों का अपने सिबलिंग्स के, भाई बहनों के साथ, उनके टीचर्स के साथ, तो वो सिबलिंग जो इंटरेक्शन है वो हर बार यूनिक होता है, इम्पोर्टेंट होता है और हर किसी का अलग होता है। तो टू एन इंडिविजुअल अगर हम देखा जाए तो हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो ऐसा कोई भी पैरामीटर या फैक्टर हम नहीं नोट कर सकते कि अगर ये प्रेजेंट है तो सुसाइड के चांसेस ज्यादा है। हाँ, आज के इंसान का स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है। अगर हम स्कूल से बात करें, जॉब में बात करें, शादी में बात करें, घर लेना, फाइनेंसेस, आगे का टेंशन, हर चीज में स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। आदमी को सक्सेस जल्दी से जल्दी चाहिए, तो ये सब जो है आपके ब्रेन पे ही इफेक्ट करता है। सालों से अभी तक ब्रेन का साइज या सेल या नंबर्स चेंज नहीं हुए, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, पर पहले की और आज के आदमी का स्ट्रेस अगर हम मापे तो बहुत अंतर है और एक्सपेक्टेशंस अलग है, नेचर अलग है। तो इन सब चीज के चलते ऐसा जरूर हुआ है कि सुसाइड के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। फैमिली का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन चेंज हो गया है, तो उन सब चीज़ों के चलते ऐसा हो रहा है कि सुसाइड्स काफ़ी बढ़ गए हैं। हाँ, इसका अगर हम लोग बोले कि क्या कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमको इसकी जो साइंस है कि क्या इंसान, कौन सा इंसान ऐसी चीज़ें कर सकता है, कौन सेंसिटिव है, ये हमको एज अ पेरेंट थोड़ा सा नॉलेज अगर आ जाए कि हाँ ये मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है
दूसरे बच्चों के कंपेयर में, या इसके लाइफ में कभी स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आया तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये अर्ली साइंस को कैच करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है टीचर्स के लिए भी, ये मेंटल हेल्थ जो है असेसमेंट मतलब ट्रेनिंग हो, जो वो अपने स्टूडेंट्स को देख के पहचान सके कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है, तो पेरेंट्स को इसके लिए वार्न कर सके। फिर कलीग्स में, फ्रेंड्स में, हम सबको थोड़ा अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है मेंटल इलनेस के बारे में, जो कि आजकल हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर पायल कामत जी, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, और ये जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज के माहौल के अनुसार। तो आपने बताया कि उसमें जो भी सोसाइटी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आसपास के कलीग्स हो, उनको उनका ज़रूरी है कि चीज़ों को ध्यान देना, एक एक सिम्टम को ध्यान देना, और ये कहीं ना कहीं हर कॉलेजेस या स्कूल्स में हर जगह एक काउंसलिंग भी होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, शायद हो भी रहा है ऐसा, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो ये जो सिम्टम बढ़ रहे हैं, लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, वो क्षणिक जो रिजल्ट है उसके विषय में ज़्यादा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या आप मानती हैं कि ये जो सोशल मीडिया आने पे वो भविष्य की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखा दे रही है एक प्लेटफॉर्म पे, कि अगर आपने कुछ दिन पहले फेसबुक पे था कि मैं अभी इस एज में हूँ, लेकिन फेसबुक पे आया कि आप 50 साल बाद, 70 साल बाद कैसे देखोगे, वो भी एक फ्रेम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक असर हो सकता है इस तरह की मेंटेलिटी पे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी पे ओबियसली बहुत इंपॉर्टेंट असर है। कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। जो ज़िंदगी में सच नई चीज़ हमारे ज़िंदगी में आती है, उसमें हर चीज़, कुछ बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, कुछ हार्मफुल। यस, तो जब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो उसका फ़ायदा है कि आप कम समय पे ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, आप सोशलाइज कर सकते हैं, अपने पुराने दोस्तों को मिल सकते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट है। जब हम नेगेटिव इफेक्ट का बात करें तो प्रॉब्लम ये है कि आप पहले खेलने के लिए क्या करना होता था, बाहर जाना पड़ता था, तो वो मेहनत करके बाहर जाना रहता था, तो वो एक लिमिटेड समय में होता था, एक लिमिटेड परमिशंस के साथ होता था माँ बाप के, और एक सुपरविजन में होता था, उसका एक समय था। अभी क्या है कि अगर आपको खेलना है या आपको किसी फ्रेंड से बात करना है तो आपको बस कट 2 मिनट और आप उसमें पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट चीज हो गई है कि आप किसी भी चीज के लिए समय स्थगित नहीं है कि ये समय में आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो पहला हो गया है कि आप सारी चीजें छोड़ के सिर्फ सोशल मीडिया पे जुड़ गए हैं। दूसरा ये है कि आपका इंटरेक्शन अपने फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, रियल इंटरेक्शन जो है, पेरेंट्स का एक दूसरे के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, पेरेंट्स का आपस में, वो सब नहीं हो रहा है। तो अभी अगर बच्चे से पूछना है कि तूने लंच किया है बेटा, तो उसको माँ भी मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ रही है कि तुमने किया है, और बच्चे का मन है तो रिप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं। तो ये चीज है कि सोशलाइज जो है वो क्वालिटी चेंज हो गई। आदमी का आदमी से संपर्क, एक दूसरे से जो क्लोज कनेक्शन है वो दूर होते जा रहा है। तीसरा है कि हम एक अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेशन दूसरों की फोटोज को देख के बनाते जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि यार हमारी जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण ऑब्वियसली हमने कई टीनेजर्स एंड यंग एज में बच्चों को पाया गया कि एंजाइटी, डिप्रेशन, कंपैरिजन, ये सारी चीजें पैदा हो रही है। यस, फिर सोशल मीडिया पे आप भी बढ़ा चढ़ा के एक अलग एक इमेज, एक वर्चुअल इमेज पैदा करते हैं, क्योंकि उससे आपको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज्यादा एप्रिसिएशन होता है। और जब ये लाइक्स नहीं मिलते हैं तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि कई केसेस हैं कि फोटो डाला लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी ने लाइक नहीं किया, तो अगर नहीं किया तो डिप्रेशन हो रहा है। अगर कितनी देर, मतलब डालने के बाद फर्स्ट लाइक कितनी देर में आया, उसकी एक तरह की पैदा हो गई है कि इंसान बार बार चेक करता है आया कि नहीं आया, 1 आए, 101 आए, फिर कंपैरिजन की मेरे फ्रेंड के उसमें 200 आए, मेरे उसमें नहीं आए, फिर कमेंट्स कैसे आए। और ये सोशल मीडिया ने धीरे धीरे करके हमारी रियल जिंदगी को पूरा हड़प लिया। मतलब हाँ, कि अभी इंसान बाहर जाके अच्छे कपड़े पहनता है, इसलिए नहीं कि बाहर जा रहा है, इसलिए पहनता है कि मैं इंस्टाग्राम पे डाल सकूं,
तो एक तरह से हमारी पूरी जिंदगी इसके गुलाम बन चुके हैं, जो एक तरीके से आप कह लो कि कोई भी चीज सोचते हैं तो बस सोशल मीडिया पे अभी ये सोशल मीडिया एडिक्शन पैदा हो गया है। तो हम जब साइमल्टेनियसली हमने इसके बारे में फेसबुक के एडिक्शन के ऊपर, इंस्टाग्राम एडिक्शन के ऊपर स्टडी किया था, तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमारे MBBS स्टूडेंट्स में थे, उनमें से कम 11 से 20% बच्चे एडिक्ट पाए गए थे। हमने एक प्रोटोकॉल्स में से क्या था, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और उनके एसोसिएटेड मेंटल सिम्टम्स क्या है वो समझ आए। तो ऑब्वियसली मेंटल इलनेस और ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। दूसरा, एडिक्शन के केसेस बढ़ गए, जस्ट ऐसा नहीं कि बच्चा ज्यादा देख रहा है, वो एडिक्ट हो गए हैं, जिसके लिए प्रॉपरली पेशेंट को एडमिट करके मोबाइल को, जिस तरह से अल्कोहल का आप सबने सुना कि नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ता है, उस तरह का उनको डी एडिक्शन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन दूर रखना पड़ता है। कई बार मेडिकेशन, काउंसलिंग की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसा जो केंद्र वगैरह है अभी चल रहे हैं, इस तरह के केंद्र स्पेसिफिकली अभी तक इंडिया में नहीं आए हैं, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल IPD सेंटर्स होते हैं या काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, उनमें ही हम लोग काउंसलिंग करते हैं। और उसमें जब पेशेंट, क्योंकि सिर्फ एडिक्शन के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स, बच्चा काफी एग्रेसिव हो जाता है और वायलेंट हो जाता है, अगर फोन ले लिया जाए तो वो पेरेंट्स को भी हार्म करने लगे, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स, बिल्कुल सेम सिम्टम्स और जैसा नशा का होता है। तो उस तरह से उनको उसी तरह की उनको काउंसलिंग करना, हेल्प करना। अगर एसोसिएटेड डिप्रेशन, एंजाइटी, कई बार ADHD मतलब हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं मोबाइल फोन से एडिक्ट होने के। तो उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, हम उनको ट्रीट करके साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि उससे भी वो दूर हो सके। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर पायल ने। दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहले तो हमने सुना था ड्रग एडिक्शन, डॉक्टर पायल ने बताया कि मोबाइल सोशल मीडिया एडिक्शन भी एक आज के डेट में बहुत बढ़ चढ़ के लोगों में आ रहा है, और ज़रूरत है आप सभी को, वो चाहे पेरेंट्स हो चाहे आप खुद हो, आप इस चीज़ के एडिक्ट ना बने। नहीं तो जैसे पायल ने बताया कि पहले जो भी नशा मुक्ति केंद्र होते थे, अब सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र की स्थापना धीरे धीरे होगी। आपको बंद कमरे में लेके आपके हाथ से मोबाइल, लैपटॉप, टैब अलग कर दिया जाएगा और आपको बिना उसके रहना पड़ेगा। तो फिर आखिर ये वक्त आए क्यों, इस पे सोचने की जरूरत है। हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, इसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैम, एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि हमारे दर्शकों को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसके सिम्टम को पहचानना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आपके मेडिकल साइंस के अनुसार उसे बड़ा ही माइन्यूटली समझना पड़ता है। जनरली होता क्या है कि देखा जाता है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो पिछली बातें याद करते हैं, अरे ये तो ऐसा बोला था, मुझे उसी समय ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं रहता तो आज मेरा बेटा नहीं गया होता, चाहे सुसाइड नहीं किया, मैं इसकी परेशानी को सुन लिया होता, समझ लिया होता। तो ये कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग होते, चाहे फैमिली हो चाहे रिलेटिव्स हो, तो उनको ध्यान देना होता है। तो हम चाहते हैं कि आप बीइंग ए डॉक्टर, आप इस चीज़ में हो, तो किस तरीके से क्या क्या सिम्टम है, और फैमिली मेंबर्स को अगर थोड़ा सा भी लगता है सिम्टम की ऐसा होना चाहिए, उसको इग्नोर ना करते हुए उनकी बातों को सुना जाए, उनको किस तरीके से काउंसलिंग करके या बात करके हम उस साइन को पहचान करके उस घटना को होने से पहले हम उसको रोक सकते हैं, जरूर बताइए। देखिए, कुछ सिम्टम्स पे हमें ज़रा ध्यान रखना है। जैसे कि कई बार बच्चे खुद से ही या फैमिली मेम्बर्स खुद से बोलते हैं कि मन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ज़्यादातर एकदम से अगर आपके फैमिली मेम्बर का या फ्रेंड्स का नेचर चेंज हो रहा है, शांत रहने लगे हैं, रोने लगते हैं बात बात में, या आप फ़ोन करते हैं तो बात नहीं करते, या आपको खुद से बार बार कॉल कर रहे हैं क्योंकि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो ये समझना है कि वो अटेंशन चाह रहे हैं, आपका इमोशनल अटेंशन, आपसे स्पेस चाहते हैं कि आप थोड़ा उन पे ध्यान दें। उसके अलावा है, अगर उनके लाइफस्टाइल में एकदम सडन चेंजेस आए हैं, जैसे कि खाना समय नहीं खाना, सोना नहीं बराबर, काम पे बराबर से नहीं पहुंच पाना, अकेले रहने की कोशिश करना, या सुसाइडल कई बार लोग बात भी करते हैं,
मरने की बातें करते हैं या जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद लाइफ क्या होती है, मृत्यु कैसी होती है। और अगर अपने कई बार आप उनके बातों में या उनके मोबाइल सर्च में अगर आप ऐसा देखते हैं कि वो सुसाइड करने के तरीके या इस तरह की जानकारी, थोड़ा स्पेशली जो 18 ईयर्स से छोटे हैं, तो उनके सुपरविजन उनके मोबाइल यूज पे भी रखना जरूरी है, ताकि ये जाने की क्या चीज़ें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर घबराहट, बेचैनी, ऐसे कंप्लेंट्स बोलते हैं। क्या होता है कि मानसिक तकलीफ जब तक हम बोले नहीं, समझाए नहीं, तब तक उभर के नहीं आती, क्योंकि शारीरिक तकलीफ, बुखार हुआ, डायबिटीज, बीपी, ये सब में शरीर में चेंजेस आते हैं। तो एक इंसान समझ सकता है कि हाँ, ये शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन एक मानसिक रोग मन के अंदर की बीमारी है। आदमी चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन वो उनके जो मन में चल रहा है जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो अगर उनके मन में जो वो बातें कर रहे हैं उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। एज अ फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, एक उनकी बात को मना ना करें, इग्नोर ना करें, उनको क्रिटिसाइज ना करें, पहले सुने। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, ये किस कारण से हो रहे हैं, ये अगर कुछ हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी ऐसे दिन आएंगे जब हम उदास रहेंगे कुछ कारण से, कभी ऐसे दिन आएंगे हम बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो अगर ऐसा है कि ये किसी कारण से है और उसका एक सोल्यूशन मिलेगा तो शायद ये समझ जाए, तो कुछ दिन हमें इंतजार करें, 3, 4, 5 दिन। फिर अगर आपको ये लगे कि इनके नेचर में कुछ सुधार नहीं आ पा रहा है और या हम सही डायरेक्शन में काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि प्रोफेशनल हेल्प लें। बहुत ज़रूरी है ये भी समझना कि जैसे ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें फैमिली मेम्बर सुसाइड कर लेते हैं, तो एक सर्वाइवर गिल्ट होता है। मतलब जो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स रह जाते हैं, जो ये उस समय उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते और माफ़ नहीं कर पाते, वो उनको भी डिप्रेशन होता है, जिसको एक सर्वाइवर गिल्ट बोलते हैं। मतलब वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चले गए, लेकिन क्योंकि हम उसको अटेंड नहीं कर पाए, उस प्रॉब्लम को हम समय पे नहीं रोक पाए, तो उसके कारण जो गिल्ट और इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि हम सब और गवर्नमेंट और सारे लोग कोशिश ये कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ पूरा इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज़ की, हम इसके बारे में जागरूकता पैदा करें। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि किस तरह से एंकरिंग करनी है, किस तरह से सवाल, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं उसके लिए ट्रेंड नहीं हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है, हम क्यों नहीं ये पकड़ पाए, क्योंकि हम इसके लिए ट्रेंड नहीं है। तो ये चीज़ समझना है कि ये इन सब चीज़ों को जानने और पहचानने के लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो जिस बारे में हमें कभी बचपन से सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, एकदम से कोई बच्चा बोले मुझे डिप्रेशन है या मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो नहीं पेरेंट्स को समझता। उनको लगता है कि ये सिर्फ बच्चे ने इंटरनेट पे देख के कुछ नई बीमारी खोज के निकाली है। तो ये है कि यही चीज हमको इंकरेज करती है कि फ्रॉम द स्कूल हमें बच्चों को एज अ सब्जेक्ट, एज अ समझाना है, टीचर्स को ये समझाना है। तो जब वो बड़े होंगे, पेरेंट बनेंगे, तो उनका माइंड जो रहेगा वो साइकोलॉजिकली माइंडेड रहेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एकेडमिक्स में भी लेके आए। इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग दिया जाए कि हाँ, इस तरह के सिम्टम्स है तो आप इसको इग्नोर ना करें। डॉक्टर पायल, एक बहुत ही अहम सवाल है और वो जब मैं चर्चा करूंगा तो हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे। एक गेम का नाम है पबजी, और पबजी नो डाउट चाइना का है और बैन भी हो चुका, लेकिन आज उसका अलग से वर्जन भी लोगों ने, क्योंकि जो उस चीज़ में पड़े हैं तो उनको एक अल्टरनेट व्यवस्था कर ही लेते हैं और वो करके आज भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पबजी जो है वो बच्चों के मेंटल फ्रेम पे बड़ा ही अजीब असर किया है। वो एक नशा कह लो, और हम लोगों ने तो आज तक एमडी, चरस, अफीम, ड्रग्स का नशा देखा है, शायद उससे भी खतरनाक नशा हमने देखा, क्योंकि इसमें वो लोग उस स्टाइल में अपने आप को दे लेना, जिसको कहते हैं ना आत्महत्या, सुसाइड कर ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि पबजी क्या है, कैसे लोग उसमें होते हैं, और ऐसे अगर कोई केसेस आपके सामने आए हो तो मैं चाहूंगा दर्शकों को जरा बताइए। अगर बच्चे देख रहे हो तो आप भी इसका जरा फायदा उठाएंगे। जी देखिए, पबजी जैसे काफ़ी सारे ऑनलाइन गेम्स हैं, ये बनाए हैं इसी तरीके से जाते हैं और कि आपको धीरे धीरे करके इसमें आप घुसते जाएं। हर एक लेवल में आपको एक तरह का रिवॉर्ड, एक तरह का बेनिफिट दिया जाता है, जिसको आप सेकेंड लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये जो स्ट्रैटेजी है ये गेम्स की, इसी तरह से की जाती है ये एडिक्टिव हो। जी दूसरी चीज है कि क्योंकि मोबाइल फोन में गेम खेलना, तो
तो सब कर रहे हैं, तो बहुत ही शुरुआत में इसे पकड़ पाना मुश्किल है। अभी तक सोसाइटी में, कल्चर में इसके बारे में इतनी वार्निंग्स है, इसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं हुआ है कि इसका एडिक्शन भी हो सकता है। जिस तरह से अगर बच्चा 13 साल या 14 साल की उम्र में सिगरेट पकड़ा मिल जाए, खबर भी मिल जाए कि कहीं है, तो पेरेंट्स उसके लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, उसके बारे में उसको पकड़ते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि सारी संगत से वो दूर हो जाए। लेकिन पबजी जैसी चीज़ों में ये प्रॉब्लम है कि तो बच्चा घर में है और मोबाइल आजकल सारे बच्चों को दे दिया गया है बहुत ही जल्दी एज में। दूसरा, इनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है। तीसरा ये है कि हर ये जो है कि एक आजकल के पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, बाहर का माहौल भी थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो क्योंकि बच्चा घर में ही है, चलो मोबाइल में खेल रहा है, तो इस तरह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि सेफ है, घर में है और कहीं नहीं जा रहा है, नजरों के सामने है। कई बार सिंगल बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, ज्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ये सब कारणों से बहुत आसान हो गया बच्चों को ये एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन और गेम एडिक्शन में फंसना। अब जो पबजी के बारे में बात करें तो वो एक बिल्कुल एक रियलिटी बेस्ड गेम है, मतलब आप उसमें ऐसे घुस जाते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, फिर उसमें एक फ्रेंड्स आप दूसरे शहरों के फ्रेंड्स आपका बन जाता है, आप चैट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि फ्रेंड्स बनाने के लिए अभी आपको उस गेम से बाहर निकल के बाहर जाना है, नहीं, उसी गेम में सारे तरह के प्रोफेशंस हैं। तो उसमें फिर एक एक्साइटमेंट, और अगर आप बीच में छोड़ देते किसी कारण से तो आप पूरा आपका वो ऐसा से प्लान करते कि जो भी आपने खेला वो आप पूरा हार जाएंगे, तो आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आपने जो 1-1.5 घंटा मेहनत करी है, अगर आपको कुछ होमवर्क आ गया या मम्मी ने आवाज दी तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो आपका सारा 1.5 घंटे का मेहनत खत्म हो जाएगा, फिर आप वो फ्रेंड्स को वापस नहीं मिल पाएंगे। तो वो उस तरह से डिजाइन है कि आपको उसी में लगा के रखे और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, और धीरे धीरे करके उसके एडवांटेजेस भी मिलने लगते हैं। जो आदमी इतना इंटेलिजेंट इंसान है कि स्पीशीज है कि हमको हर तरीके से एक अगर ये चीज बंद कर दी जाए तो हमको पता है कि दूसरे रास्ते क्या है। तो पबजी जो बंद हुआ है, लेकिन उसके बहुत सारे और वर्जन्स हैं जो मेरे ही क्लाइंट्स ने, पेशेंट्स ने मुझे आगे बताया। मैं पसंद ही कह रही चलो ये बंद हुआ तो भी बहुत सारे बच्चे जो है वो बच जाएंगे, जिनको एडिक्शन नहीं होगा, पेरेंट्स को काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन इतने सारे वर्जन्स आ गए हैं जो शायद जो भी पॉलिटिकल और जो भी रीजंस के साथ चलेंगे, तो वो अभी भी उसमें ही फंसे हुए हैं। तो उसमें खासकर अभी ये लास्ट 9 महीने ऑफ लॉकडाउन में, जिसमें बच्चा बाहर नहीं जा सकता है, कोरोना वायरस का डर है, मोबाइल फोन हाथ में ही है, पेरेंट्स को सब काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है और सब बिजी हैं, तो उस चक्कर में बहुत बढ़ गया है। अभी इस तरह से हो गया है कि लोगों को अगर फोन दिया जाए या रोका जाए तो वो वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर बंद करके रखा जाए तो उनको बार बार दिमाग में उसी का ख्याल आता है, रात में नींद नहीं आती क्योंकि उसी प्रकार के ड्रीम्स आते हैं, वो जैसे गेम खेल रहे हैं उसी प्रकार के ड्रीम्स उनके मन में आते हैं। सुबह उठते से ही उठे और मोबाइल में उनको लगना है, वो वेट करते हैं वो टाइम का कि जब उठेंगे और सीधा उसको चालू करेंगे और गेम खेलेंगे। आपका खाना पीना, नहाना धोना, जो आपका रेगुलर इंपॉर्टेंट रूटीन है वो सब खत्म होते जा रहा है। सिर्फ पबजी में ही आपका ध्यान है। अगर आप उसके बिना सोचते हैं कि आपकी जिंदगी बेजान है और वही मेरी जिंदगी है, तो मतलब आप अभी एडिक्ट हो चुके हैं। पर सबसे पहले पेरेंट्स के लिए समझना है कि बच्चे का बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। लिमिटेशन में अगर वो खेलते हैं आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि हमको एक तरह से एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आजकल का रूटीन है, जिस तरह से बाहर खेलने जाना हम सबकी लाइफ का एक रूटीन था, उस तरह से मोबाइल फोन में गेम खेलना आज के बच्चों का रूटीन हो सकता है। इसमें एक चीज और है कि जैसे स्कूल कॉलेज बंद है, तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है कि मैंने किसी को फ़ोन किया, एक बहुत अच्छी बात है ये कि मैंने फ़ोन किया तो वो पिक नहीं कर पाया, उनका लड़का एक बार नहीं 2-3 बार घटना है, तो एट लास्ट उनसे बात नहीं हो पा रही है। फिर हमारी जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरा सारा घर का सारा मोबाइल मेरे बच्चे लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं तो जाके हैंडअप तो कर ही रहा है इस तरीके की सिचुएशन। जी अभी हम को समझना है कि ये 9 महीने 1 साल पूरा साल जो है स्कूल बंद हो गया।
बच्चे को किसी न किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करना, बिजी रखना, एकेडमिकली ओरिएंटेड रखना ज़रूरी है। अभी जो फैसिलिटीज़ है उसके चलते जो है मैं सपोर्ट करती हूँ कि चलो किसी तरह से उनका अपने स्कूल से इंटरेक्शन है, स्कूल से जुड़े हुए हैं, कुछ पढ़ने के लिए उनके पास है, तो वो ज़रूरी है। पर उसके लिए मोबाइल फ़ोन में अगर आप ना दे, एक नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप ऐसा जिसमें आपको जानकारी हो, या एक लिमिटेड टाइम के लिए आप उनको दें और लॉक करें। आजकल तो एप्लीकेशंस लॉक कर सकते हैं, पेरेंटल लॉक रहता है, चाइल्ड लॉक रहता है, तो जिसमें जो साइट्स आप नहीं उनको चाहते हैं वो विजिट करे वो आप बंद कर सकते हैं। पर ये जरूरी है कि पेरेंट्स का एक पेरेंटल रोल जो आजकल थोड़ा कम होते जा रहा है। हम बहुत ही जल्दी एज से बच्चे के फ्रेंड बनने हैं, जो कि एक तरह से गलत भी है, क्योंकि पेरेंट का जो रोल है वो सिर्फ पेरेंट ही संभाल कर सकता है। तो एक तरह उनको लिमिटेशन समझाना, डिसिप्लिन समझाना ये जरूरी है। तो ये समय हो गया है, अभी आपको फोन दे देना है। ये पेरेंट्स का फोन है, बच्चा बिना परमिशन के नहीं उठा सकता, उनको हर बार लॉक नहीं सिखाना है। तो एज अप्रोप्रिएट जो चीजें हैं वो हमें पहले से करनी है, जिसकी तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह का एडिक्शन। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो समझना जरूरी है। तो जिस तरह से हम अल्कोहल या बाकी सब की शुरुआत अभी तक हम समझ चुके हैं कि बच्चा अगर गलत संगति में जाए या बियर से ही शुरुआत होती है, तो अगर वहां से शुरू हुई तो पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो उसको रोक लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जब आप खुद फोन देते हैं, किसी भी यूट्यूब कुछ वीडियोज या वहां से होती है, तो क्यों करना है, स्टार्ट ही क्यों करना है, या उसका एक लिमिटेशन, 1 घंटा आप दिन में 1 घंटा देखेंगे और उसके अलावा बाकी समय पे आप नहीं देखेंगे, तो आगे जाके वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं मैम पेरेंट्स तो 100% होते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि कोई भी पेरेंट्स आता है और उसका बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है। जब बातें होती तो अरे मेरा बेटा तो क्या इसमें जितने बटन्स है सब जानता है, सब मतलब वो उसमें अपने आप को बहुत समझते हैं कि ये बहुत इनके मेरे बच्चे की तारीफ हो रही है। लेकिन आपके अनुसार शुरुआत वहीं से हो रहा है कि उनको वहां सफल करना चाहिए कि आप उनको उस बच्चे को एक्टिविटीज पे कि बहुत ही फेमिलियर हो रहा है हर सोशल मीडिया से, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उस दिशा में आपका बच्चा बढ़ रहा है। वहीं से आपको समझ आना चाहिए कि नहीं, हमें बच्चों को इस तरीके से नहीं, उससे लिमिटेशन से बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनली क्या होता था, आपने बातों में बोला कि पेरेंट्स का एक जो लेवल है वो मेंटेन करना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, फ्रेंडली बनो, बट आप एक जो डिसिप्लिन है वो ताकि बच्चे को ये लगे कि मेरे ऊपर एक ऐसा गार्जियन है जो कि जिससे हमें डरना है और हमें ये गलत चीज नहीं करना है, जो आज के समय में शायद वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये सारी चीजें लगता है कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और डॉक्टर पायल ने जो जिन बातों पे आप हमारे बीच डिस्कशन हुआ, आप उनसे जानकारी लीजिए और कहीं ना कहीं इनकी बातों को ध्यान दीजिए। आप पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो जिनके लिए जो बातें डॉक्टर पायल की हो वो आप रखें और इस पे अमल करें। मैम आप साइकेट्रिस्ट हैं और एक सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं, और इस दोनों चीज़ों से जुड़े हुए जो भी परेशानी चाहे जो भी पेशेंट है उनको आप ठीक करने की कोशिश करती हैं, करती भी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये जो साइकेट्रिक और सेक्सोलॉजिस्ट है, इसमें किन किन तरीके के लोग पेशेंट जो है वो अपनी परेशानी को लेके आते हैं। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें बचपन से ही, थोड़ा इजी होता है समझने के लिए। अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस हैं, जो एक्सपेक्टेड चीज़ें रहती हैं, बच्चे का इंटरेक्शन, प्यार और माइलस्टोन्स अगर वो अचीव करते हैं तो नहीं कर पाते, तो उसमें कुछ मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदबुद्धि का बीमारी, उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, ऑटिज्म या एग्रेसिव बच्चे, तो चाइल्ड साइकेट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं एकेडमिक, अगर स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसके नेचर में कुछ चेंजेस है, एग्रेसिव है, स्कूल में बाकी बच्चों को परेशान करता है, तो वो चाइल्ड साइकेट्री में आते हैं। साथ में अडल्ट में डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर एंगर बहुत बड़ा है, ड्रग्स या एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे एडिक्शन की जो ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मैरिज एक माइलस्टोन है हमारी लाइफ में, तो कई बार रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं, कंपैटिबिलिटी पार्टनर्स की नहीं होती,
फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही तो कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ही कम बात किया जाता है अभी भी। तो कई लोगों को सेक्सुअल इश्यूज, जैसे कि उनको इरेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको इरेक्शन डिसऑर्डर बोलते हैं, या किसी को प्री मैच्योर एजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन का प्रॉब्लम। फिर आते हैं डिजायर्स कम होना, कभी कभी फीमेल्स को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनको सेक्स संबंध करने में प्रॉब्लम होता है, सेक्स फोबिया होता है, वजाइनिसमस होता है, डिज़ायर्स कम होते हैं फीमेल में। तो ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कि ज़्यादातर फीमेल्स के, जो मुझे बहुत मैं काफ़ी अटेंड करती हूँ फीमेल पेशेंट्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज इसके बारे में बहुत कम बात करी जाती है। बहुत कम लोग हैं जो खुल के बात करते हैं, और बहुत कम डॉक्टर्स भी हैं, खासकर फीमेल डॉक्टर्स जो सेक्सोलॉजिस्ट जैसे प्रैक्टिस करें। द रीज़न मेरा इंक्लिनेशन इसकी तरफ हुआ क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे अफेक्टेड पेशेंट्स जो हैं उनको सही सलाह नहीं मिल रही है, या वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं मेल डॉक्टर्स या मेल सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने में। उसके बाद एल्डरली पेशेंट्स को मेमोरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिमेंशिया, जैसे बार बार भूल जाना, रास्ता में भटक जाना, एक ही चीज़ क्वेश्चंस करते रहते हैं, उनके बिहेवियर में वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं या एग्रेसिव होने लगते हैं, और उनके जो नेचर में चेंजेस आते हैं, स्लीप का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम एल्डरलीज में बहुत कॉमन है। तो ये सारी इन टोटल अगर हम देखें तो धीरे धीरे हर एज ग्रुप में अलग अलग तरह के मानसिक तकलीफें होती हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं, उसका ट्रीटमेंट भी ऑल टुगेदर अलग होता है। तो सुना आप लोगों ने डॉक्टर पायल से, बहुत सारे मुद्दों पे हमने डिस्कशन किया, बातें की, वो बातें जो शायद आपको सुनना बहुत ज़रूरी था। मैम, अब जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, ओल्ड एज के लोग भी देख रहे हैं, लेडीज़ भी देख रही हैं हमारे इस प्रोग्राम को, और आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी का जो इन्वायरमेंट है, जो हर कोई स्ट्रेस में, हर कोई किसी को कहीं ना कहीं, हर किसी में छोटी चीज़ से भी प्रॉब्लम है, और बहुत जल्दी एंगर हो जाना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल करके अपने एक मानो लाइफ को एक बैलेंस तरीके से, जो एंशिएंट में होता चला आ रहा था पहले के ज़माने में, जो आज नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारी चीज़, जैसे आपने बताया कि किन किन पेशेंट्स को आप ये कर, कोई ऐसा उम्र नहीं जिसको आपने टच नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि उस एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों को एक पॉजिटिव संदेश क्या होना चाहिए, कैसे हम अपने लाइफ को जिए, प्लीज़। देखिए, आपने जो बोला स्ट्रेस जो हमारी ज़िंदगी में है उसे किस तरह से हैंडल करना है, तो जो ज़्यादातर मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि स्ट्रेस कहीं नहीं जाने वाला है, और स्ट्रेस की डेफिनेशन हर इंसान की अलग होती है। मेरे लिए हो सकता है आज यहाँ से बेड से उठ के एक ग्लास का पानी लेना भी स्ट्रेस हो सकता है, या पूरा दिन एक इंसान के लिए पूरा दिन काम करने पे भी वो बोले कि ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। तो जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो एक सब्जेक्टिव, मतलब ये मेरी डेफिनेशन है ये स्ट्रेस की। तो पहली चीज़ है कि हमें ये समझना है कि हम स्ट्रेस को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा कि स्ट्रेस जो है वो हमारी ज़िंदगी से नहीं जाने वाला है, इसका एक्सेप्टेंस, राइट? तो उसको किस तरह से कम किया जाए, स्ट्रेस तो रहने वाला है और मुझे उसके लिए अडाप्ट करना है, तो मुझे मेरा थ्रेशोल्ड उसके ऊपर रखना है। तो कैसे किया जा सकता है ये थ्रेशोल्ड? हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे शरीर पे ध्यान दें, मतलब समय पे खाना, जो आजकल नहीं हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम में लोग बहुत लेट खा रहे हैं, काफ़ी काम है, हेक्टिक शेड्यूल्स है। समय पे खाना, समय पे सोना, किसी भी हालत में जो आपको स्टिक करना है अपने टाइम पे सोना, उसके लिए ज़रूरी है कि सोने के 2 घंटे पहले आपका काम वाम सब फिनिश, आपका लैपटॉप बंद हो जाना चाहिए। और वो 2 घंटे होते हैं जिसमें आप अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं स्लीप के लिए। तो रिलैक्स करना, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, या किसी तरह की अच्छी हैबिट्स में इन्वॉल्व करना, एक लाइट वॉक करना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। समय पे उठना ताकि आपका जो काम है वो शेड्यूल पे रहे, और रियलिस्टिक गोल्स बनाना, एक टाइम टेबल बनाना रोज के लिए कि आज मेरा ये काम है, आज का काम, 1 साल में मैं क्या अचीव करूंगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट, मैं आज क्या करने वाली हूँ ये मेरे लिए आसान है। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल, एक रियलिस्टिक गोल सेट करना आज के लिए, ठीक है, 1 डे एट अ टाइम लेना है। आज मैंने इतना किया, गुड, वेरी गुड, अचीव अच्छा हुआ है, तो ये मन को एक संतुष्टि देता है।
एक्सरसाइज ओके। बहुत ज़रूरी है। आप समय पे उठेंगे तो आपको डेफिनेटली वो 15-20 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आप एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को हेल्दी रखेंगी, आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। अगर आपका मन शांत है, मन अच्छे से सोया है, अच्छा पेट भरा है, आप नोटिस करेंगे कि किसी भी सिचुएशन में आप कम गुस्सा करेंगे, कम चिड़चिड़े होंगे, तो वो ज़रूरी है। दूसरा है हेल्दी माइंड के लिए आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रेगुलर करें और ये समझें कि गुस्सा, खुशी और उदासी ये इमोशंस हैं, ये तो हमारी जिंदगी में रहने वाले, ये किसी हमारी जिंदगी से जाएंगे। हाँ, पर उसके मैग्नीट्यूड को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको कितना गुस्सा करना है, किस डायरेक्शन में गुस्सा करना है, किसकी तरफ करना है। तो इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम समझते हैं कि हाँ, अगर हमारा रहन सहन और हमारा मन को हम ये रेगुलर तरीके से करते रहते, तो आप नोटिस करेंगे कि आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैंडल कर पा रहे हैं। हाँ, और ज़्यादा अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, ज़्यादा आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो प्रोफेशनल हेल्प है हमेशा। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने जिन बातों को बड़े ही सहज तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। और हम चाहेंगे कि क्योंकि आप जिस प्रोफेशन से जुड़ी हैं, आपने MBBS किया, साइकियाट्रिस्ट में MD भी है, तो ये विषय बहुत वास्ट है और इसमें हम अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय लग सकता है। तो आज हमारी शुरुआत है। दोस्तों, मैं दर्शकों आप सबों से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर पायल शर्मा कामत जी पहली बार आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और ये सिलसिला हमेशा रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी हम इनको अपने स्टूडियो में लाएंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। हमारे स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।